नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जो फैसला आने वाले दिनों में सियासत को अपने तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। वो फैसला जो कि आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और आरक्षण किनका? एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आप जानते हैं संविधान ने 22.5% व्यवस्था कर रखी है आरक्षण की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें कि 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है। ये जो आरक्षण दिया गया है दो ग्रुप्स को, एससी और एसटी को, इसके भीतर किसको कितना मिलता है आरक्षण का फायदा, इस पर अभी तक किसी ने कोई भी विवेचना नहीं की थी या किसी की नजर नहीं थी। लेकिन आज के फैसले के बाद इस बात की व्यवस्था अब की जाएगी कि ये जो 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है, तो उसमें कौन सी जनजाति को ज्यादा फायदा मिल रहा है, किस जनजाति को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है, कौन सी जनजाति अभी तक हाशिए पर है, और राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वो उस जनजाति के विषय में, उसके हित में कोई ऐसे फैसले लेगा जिसमें उन्हीं 7.5% जो आरक्षण तय किया गया है उसमें किसी अनुसूचित जनजाति को ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। जो लाभार्थी रहे हैं पहले से उन्हें थोड़ा कम दिया जाएगा, जो हाशिए पर हैं उन्हें ज्यादा प्रश्रय मिलेगा, जो मुख्य धारा में आ चुके हैं, जिनके की जनरेशन में लोग नौकरियों में आ चुके हैं, शिक्षा उनके परिवार में आ चुकी है, उन्हें आरक्षण कम मिलेगा। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट में भी, यानी कि अनुसूचित जाति में भी होगा। जो 15% आरक्षण है, विभिन्न जातियों में अभी कहीं कोई कैटेगराइजेशन नहीं था, कहीं भी वर्गीकरण नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है कि राज्य सरकारें देखेंगी कौन सी जाति है जिसे ज्यादा मिला है, कौन सी अनुसूचित जाति है जिसे कम मिला है, कौन सी जाति है जो हाशिए पर है और उसके लिए व्यवस्था की जानी है, कौन सी है जिन्हें कि बहुत ज्यादा लाभ मिला है और इसलिए अब वो क्रीमी लेयर में जा सकते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो दबी कुचली हैं, जो अभी हाशिए पर हैं, उन्हें अभी तक 75 सालों में कोई भी लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकारें प्रावधान बना सकेंगी, तय कर सकेंगी कि उन्हें आरक्षण का ज्यादा लाभ मिले। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 7.5% अगर ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति की है तो सरकारों को यह हक नहीं था कि उसके भीतर वो देखें कि कौन सी अनुसूचित जनजाति, क्या वो संथाल हो चाहे मुंडा हो, किसको मिली है ज्यादा, किसको कम नौकरियां मिली हैं, ये देखने की इजाजत नहीं थी। संविधान नहीं देता था इजाजत राज्य सरकारों को। आज के फैसले ने दे दिया। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जातियों में भी भीतर देखने की इजाजत नहीं थी। 15% आरक्षण देना है, अब कौन सी जाति ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रही है, कौन सी कम ले रही है, ये देखने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं था। तो अगर अनुसूचित जातियों में कोई जाति ज्यादा ले रही है तो उसकी किस्मत, कोई कम फायदा ले पाई है तो उसकी किस्मत। लेकिन अब राज्य सरकारें देखेंगी कि किनको ज्यादा मिला है, और अगर उनमें से जो ज्यादा मिला है वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि वो क्रीमी लेयर के दायरे में आ गए हैं, उनके परिवारों में अगर IAS IPS क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर आ गए हैं, उनके परिवार में अगर शिक्षा आ गई है तो फिर उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनसे आरक्षण छीन कर जो अभी हाशिए पर हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनको दिया जाएगा। यानी कि एक कंपटीशन जो अनुसूचित जाति के भीतर है उन्हीं के अंदर ये हो गई, और जो कमज़ोर होंगे वो देखेंगे कि जो मजबूत अनुसूचित जाति है उसने हमारा हक खा लिया है। जो कमज़ोर अनुसूचित जनजाति होगी वो सोचेगी कि वो जो मजबूत वाले हैं, देखिए उन्हीं के पास नौकरी है, उन्हीं के पास राजनीतिक शक्तियां हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और इस तरह से हमारे लिए राज्य व्यवस्था करे, और राज्य सरकार अगर व्यवस्था करती है तो जाहिर है
ये उस राज्य सरकार का समर्थन भी करेंगे। यहीं से शुरू होती है राजनीति की बात, क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी उसमें यह कहा गया था कि संविधान की आर्टिकल 341 इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो जो कैटेगरी फिक्स की गई है 15% और 7.5%, उसके भीतर जाकर के देखें कि किस जाति ने या किस जनजाति ने ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन आज के बाद अब ऐसा राज्य सरकारें कर पाएंगे। हालांकि ऐसा करने में उन्हें पुख्ता आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा कि अगर वो ABCDEF में EF को ज्यादा प्रश्रय देना चाहती हैं तो वो क्यों देना चाहती हैं, उनमें शिक्षण कितना है, उनमें सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये बतानी पड़ेगी और उसके बाद उनके लिए प्रावधान बनाने की इजाजत उनको होगी। लेकिन उनके पास शक्तियां आ गई। उसी प्रकार अगर जनजाति में किसी ABCDEF है और अगर CDEF के लिए विशेष प्रावधान बनाने हैं तो आंकड़े बताने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा कि इनकी सरकारी नौकरियों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, शिक्षा में बहुत पीछे हैं, इसीलिए हम इसी 7.5% में से इनके लिए विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो पा चुके हैं लाभ, जो इस व्यवस्था का लाभ पहले पा चुके हैं आरक्षण का, उनको कम लाभ दिया जाएगा या फिर लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें भी OBC की तरह एक व्यवस्था क्रीमी लेयर की होगी। माफ करें। तो ऐसे में एक नई व्यवस्था आज की तारीख में सामने आ गई है। इस व्यवस्था को अगर आप ऐसे देखें कि अगर कोई राजनीतिक दल अमुक जातियों को फेवर करता है तो क्या वो राजनीतिक दल उनके द्वारा समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। और जिनके लिए वो नहीं करता है वो उसके विरोधी हो जाएंगे। यानी कि जो जातियां अनुसूचित जनजाति में आती हैं और अनुसूचित जाति में आती हैं, उनके भीतर भी राजनीतिक दलों में कौन किसको प्रेफरेंस दे रहा है, इस तरह की कंपटीशन शुरू हो जाएगी। और अभी तक एक ब्लॉक के रूप में जो देखी जाती थी कि ये ST वर्ग है, ये SC वर्ग है, अब वो एक ब्लॉक नहीं रह जाएंगी। और चुनावी रूप से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा असर होगा, कितना बड़ा इसका परिणाम बहुत दूरगामी होने जा रहा है। इसके अलावा ये भी अब व्यवस्था आ गई है सामने कि मान लीजिए कि किसी राज्य में कोई जाति जो है वो, मान लीजिए कि जनजातियों के नंबर ऑफ कास्ट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ही है, 50% उसी की आबादी है, तो उस 15% में से 7.5% उसके लिए रिजर्व किया जा सकेगा। जैसे पंजाब में ये मामला आया था, जिस कारण से बात इतनी दूर तक पहुंची है। पंजाब में मजहबी सिख और वाल्मीकियों के लिए आरक्षण 50% कर दिया गया था। मतलब उस 15% में से 50%, यानी कि 7.5% सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि और मजहबी सिख्स के लिए था। जब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी तो मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बोला नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कोटे के भीतर कोटा नहीं कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा उसी का नतीजा आज सामने आया है, परिणाम आज सामने आया है, फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जाति और अनुसूचित जाति या कोई अनुसूचित जनजाति अपने अपने राज्य में ज्यादा है, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली लाइन, तो फिर उनके लिए ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जाहिर है कंपटीशन हो जाएगा। और अभी तक एक मुफ्त वोट, एक तरफा वोट जो SC और ST किसी न किसी राजनीतिक दल को देते थे, उस पर आज के बाद विराम लग सकता है। हालांकि राजनीतिक रूप से तो पहले से ही विराम लगना शुरू हो गया था, लेकिन अब तो ये और भी क्लियर हो गया। बात यहीं तक नहीं रुकेगी, क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी आई हुई है और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि जो OBC है, OBC यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रभु जातियां हैं OBC समुदाय की, जैसे हिंदी पट्टी में यादव हैं या कुर्मी हैं,
तो कुर्मी समाज और यादव समाज में अगर ज़्यादा लाभ मिला है आरक्षण का, और जो नीचे की जातियां हैं जिससे अत्यंत पिछड़ा कहा जाता है उनको नहीं मिला है, तो फिर राज्य सरकारें इन नीचे की जातियों के लिए जो कि लाभ से दूर रही हैं आरक्षण के, उनके लिए व्यवस्था कर सकती हैं। राज्य सरकारें कर सकती हैं ऐसी व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये बात कहती आई है, वो कहती आई है कि आरक्षण का लाभ सबों को मिलना चाहिए, यानी कि आरक्षण का लाभ क्या सबों को नहीं मिल रहा है। और एक हिंदी पट्टी में ये सामान्य तौर पर बात की जाती है कि चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो, राजनीतिक पावर हो, या फिर नौकरियों में हमेशा ये देखा गया है कि चाहे वो क्लास 2 की नौकरी हो, क्लास 3 की नौकरी हो, इन सबों में ज़्यादा जो दखल रहा है वो प्रभु जातियों का रहा है, यादवों का रहा है, कुर्मी समाज का रहा है। तो क्या ऐसे में उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी कुछ उसी प्रकार कोटे में कोटा का प्रावधान करती है। हालांकि उसकी रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद उसमें क्या है अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं सामने आई है, लेकिन ये जो जानकारियां आई हैं निकल करके छन करके, उसके आधार पर ये हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जितना भी आरक्षण है, और आप जानते हैं 49.5%, 49.5% जो आरक्षण है हमारे देश में, अब उसमें सब कैटेगराइजेशन की व्यवस्था आने वाले दिनों में हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि SC और ST यानी कि 22.5% में तो अब तय है कि ऐसा ही होगा। जिस जाति को कम मिला है आरक्षण का लाभ, उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। जिसको ज्यादा मिल चुका है उनको या तो खारिज कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए आरक्षण से, या फिर उनके लिए कम आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये SC ST के मामले में तो हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मूल भावना संविधान की दरअसल यही है कि जो सबसे पीछे है कतार में उसको आगे लाया जाए। जो आगे आ चुका है वही सब कुछ लेता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेन में जो अंदर चले जाते हैं वो दूसरों को ट्रेन में घुसने नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि जो अंदर आ जाते हैं, जो लाभार्थी हो जाते हैं, दूसरे को लाभ नहीं लेना देना चाहते हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी था कि इस तरह की व्यवस्था की जाए। 7 जजों की बेंच, संवैधानिक पीठ, और बड़ा फैसला सामने आ गया है। तो बात यहाँ से चली है और बात दूर तक जाएगी, और जो दूर तक बात है वो मैंने आपको बताई कि वो रोहिणी कमीशन के उस रिकमेंडेशन में है। तो जहाँ एक तरफ बातें ये हो रही हैं कि जातीय गुणागणित के तहत अब भारतीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण शुरू हो गया है, जिसमें OBC, मुस्लिम वोट बैंक, ये सब मिल करके एक बड़ा वोट बैंक बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की व्यवस्थाएं जो सब कैटेगराइजेशन, कोटे में कोटा, चक्के में चक्का की जो व्यवस्था करती हैं, वो इन पिछड़े वर्गों में से उनके लिए संभावनाएं पैदा करती हैं जो कतिपय कुछ जातियों को लाभ पहुंचा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। सरकारें जिनके पास होंगी वो इस व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाएंगे, और मान लीजिए कि A, B हमारे दुश्मन है तो हम C, D, E, F के लिए व्यवस्था कर देंगे और उनका वोट प्राप्त करने लगेंगे। A और B हाशिए पर हो जाएंगे। अभी A और B लीडर हैं पूरे OBC के, और उन लीडर्स को सारा OBC अपने लीडर के तौर पर देखता है और उन्हें वोट देता है। लेकिन अब हर वर्ग में लीडर पैदा होगा और उनको सपोर्ट करेगा जो उनको वोट दे रहे हैं। थोड़ी बहुत तो ये शुरुआत बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हो ही चुकी है। अब कोई OBC हर वर्ग का, हर जाति का समर्थन प्राप्त करने वाला नेता हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसे अब मुहर लगा दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जातीय गोलबंदी बनाम हिंदुत्व के कार्ड के आसपास की राजनीति नहीं रह जाएगी। ये राजनीति बदल रही है, और बदलती हुई राजनीति में आप पाएंगे कि जो आरक्षण प्राप्त की हुई जातियां हैं उनके भीतर भी कंपटीशन होगा। फला को आरक्षण ज़्यादा मिला है, हमारी जाति को कम मिला है, फला जाति को देखिए ज़्यादा मिला है, हमें कम मिला है, हमें मिलना चाहिए जो उन्हें मिला है। इस तरह की जो कंपटीशन अभी तक अगड़े पिछड़ों के बीच हुआ करती थी, वो कंपटीशन विद इन दी रिजर्व्ड कैटेगरी भी शुरू हो जाने की संभावना बनती है। और यहीं से एक नई राजनीति
का सूत्रपात होता है, जिसमें कि कोटा के भीतर कोटा और उस कोटे के भीतर कोटा को सुनिश्चित करने वाले राजनीतिक दल, सरकारें अपने तरीके से अपना राजनीतिक हित आपको साधती हुई नजर आएंगी। हिंदी पट्टी में खास तौर पर यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होने जा रहा है। क्या ये शुरुआत है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने क्या एक नया रास्ता खोला है और आने वाले दिनों में रोहिणी कमीशन जैसे कोटे पे कोटा ओबीसी में कैसे हो, उस सवाल पर बनाया गया था, वो अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो क्या ओबीसी में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी? क्या इस तरह की व्यवस्था, क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई थी कि आरक्षण से उन्हें बाहर किया जाए जो कि लाभ ले चुके हैं, अब तो वो एससी और एसटी में भी मान लिया कोर्ट ने कि होनी चाहिए, तो क्या ओबीसी के लिए वो क्रीमी लेयर वाली व्यवस्था और ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आने वाले दिनों में राजनीति को तय करेंगे, क्योंकि इस बात को मान करके चलिए कि अगर मैं संभावित लाभार्थी हूँ, मुझे आज तक अगर लाभ नहीं मिला है, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मुझे लाभ मिले, और जो मैं देखूँगा कि आरक्षण का लाभ ले चुकी जातियाँ हैं, उनसे मैं कंपटीशन करूंगा और चाहूँगा कि उन्हीं की तरह मुझे भी लाभ मिले, और उन्हें नहीं मिले क्योंकि वो लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। एक उदाहरण के तौर पर कई बार जब बातें होती हैं तो बताई जाती हैं कि देखिए, मीणा समुदाय है राजस्थान में, उनके परिवारों में कई आईएएस, कई पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके परिवारों में हमेशा से ये देखा गया है कि अधिकारी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी के जो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, उनमें तो कोई आईएएस पीसीएस इतनी आसानी से बनता नहीं है। तो राजस्थान के मीणा समुदाय के लोग ज़्यादा लाभार्थी क्यों रहें? अब आज के बाद ये व्यवस्था हो सकती है कि मीणा समुदाय के लोगों को कम आरक्षण का लाभ मिले या नहीं मिले, और उनको मिले जो संथाल हैं या मुंडा हैं, जो हो हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो झारखंड में रहते हैं और अभी भी वो जो मुख्य धारा है उससे दूर है। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आदर्श स्थिति पैदा करने के लिए और आरक्षण का लाभ कतिपय सभी वर्गों को पहुंचाने के लिए फैसले के तौर पर लिया हो, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम अपने तरीके से निकलेंगे, राजनीतिक अपने नतीजे निकलेंगे, और राजनीतिक रूप से ये नई दिशा भारतीय राजनीति की तय करेगा, ये करीब करीब तय है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।